नमस्कार। तो आज घनत्व निर्धारण के संबंध में एक नया टॉपिक बता रहे हैं आपको सॉलिड स्टेट में। और तो अपने साथ आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का, खासकर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। इससे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स पर्पस पूरा हो जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स है ना। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब घनत्व है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में जो भी पदार्थ का द्रव्यमान होगा वही कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में जो भी पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो कहलाता है घनत्व। एकांक आयतन में पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो कहलाएगा घनत्व। अब क्यूबिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो घनीय संरचना वाले क्रिस्टल्स हैं, घन वाले संरचना में, तो इसमें तीन टाइप की क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं। जो ब्रेविस लैटिस है तीन टाइप का, एक सिंपल क्यूबिक है, एक बीसीसी और एक एफसीसी है। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। एक चीज़ ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में कुछ मिलेगा अभी आपको। एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है, मतलब इसमें जो घटक कणों की संख्या वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 74% है। तो इस एफसीसी को जो है हम सीसीपी भी कहते हैं। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब एक निविड़ संकुलित संरचना है जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं। आपको पता है कि एफसीसी जेड बराबर 4 होता है, एफसीसी जेड बराबर 4, बीसीसी के लिए 2 और सिंपल क्यूबिक के लिए 1। ये जेड की वैल्यू है। जेड मतलब किसी एक एकक कोशिका में या किसी एक एकक सेल में निर्धारित परमाणुओं की संख्या, उसको हम डिनोट कर रहे थे जेड से, कैपिटल जेड इससे। और उसमें सिंपल क्यूबिक के लिए वैल्यू आई थी 1, बीसीसी के लिए आई थी वैल्यू 2 और एफसीसी के लिए वैल्यू आई थी 4। तो सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है? एफसीसी में। इसीलिए एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं। अब होता क्या है, जो घनीय संरचना है उसमें अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं, तो प्रति इकाई सेल में, मतलब एक पर यूनिट जो शेल होगा, एक यूनिट शेल, उसमें जितने ज़्यादा परमाणु होंगे घनत्व उसका उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जेड की वैल्यू जिस यूनिट शेल के लिए ज़्यादा होगी उस यूनिट शेल के लिए डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए डेंसिटी कम आएगी कि यहाँ जेड बराबर 1 है। बीसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू है वो 2 आएगी, जेड की वैल्यू 2, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। सेम एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू आएगी 4 और इसलिए इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो मास हम कैलकुलेट करते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एटम आएगा, तो एटम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो अब जो घनत्व का निर्धारण है वो किसके लिए हम लोग करेंगे? एक पर्टिकुलर कोई यूनिट शेल हो, जैसे यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्यूब के लिए बात कर रहे हैं ना। तो अगर एकक सेल का कोई भी यूनिट शेल, चाहे वो घन हो, चाहे वो रोम्बोहेड्रल हो, ऑर्थोगोनल हो, किसी के लिए भी हो, तो एकक सेल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी जो आएगी, तो सिंपल एकक सेल का घनत्व बराबर हो जाएगा एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। मतलब जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना है, तो दिस इज द मास ऑफ यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। दिस इज द मास ऑफ यूनिट शेल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। क्लियर? तो डेंसिटी बाय मास करना है, पर्टिकुलर यूनिट शेल के लिए निकालना है, तो यूनिट शेल का मास हो गया ओवर यूनिट शेल का वॉल्यूम हो गया। अब यूनिट शेल में जो एक पर्टिकुलर यूनिट शेल है उसमें एटम होंगे, परमाणु हैं, और उन परमाणुओं की संख्या हर यूनिट शेल के लिए अलग अलग है। जैसे जो घनीय क्रिस्टल संरचना है, जो क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म है, उसमें जेड की वैल्यू वेरी कर रही है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 आ रहा है, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला बनाया गया, डेंसिटी इक्वल टू जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट शेल में, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो, और उसमें एक परमाणु का द्रव्यमान, जो एक परमाणु का मास होगा उसको हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो उस एकक सेल का पूरा मास आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम पर मास, जो पर एटम का मास है उसको उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट शेल का पूरा मास आ जाएगा और ओवर हो जाएगा यूनिट शेल का जो वॉल्यूम है वो। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ
1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो ये इतना जो प्रोडक्ट आएगा, इतना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा एकक सेल का द्रव्यमान, मतलब मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ये। और इसको हम एकक सेल के वॉल्यूम अर्थात आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक, अब इसको सिंबलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा संकेतों के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो परमाणुओं की संख्या यूनिट सेल में हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तत्व का एक जो कोई धातु है, कोई मेटल है, उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको हमने कैपिटल एम से कैलकुलेट किया हुआ है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक मेटल की बात कर रहे हैं। क्यों मेटेलिक एटम की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एटॉमिक सॉलिड है। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्म होता है वो आयनिक सॉलिड होता है, अभी वो भी हम देखेंगे, उसमें भी यही फॉर्मूला बनेगा। बट यहाँ जेड की वैल्यू थोड़ी वेरी करेगी, वो डिपेंड करता है कि जो आयनिक क्रिस्टल है वो किस टाइप का है, AB टाइप का है, AB2 टाइप का है, A2B टाइप का है, मतलब जो धनायन और ऋणायन उसमें है उनका रेशियो कितना है, उसके बेस पर यहाँ जेड की वैल्यू वेरी कर जाएगी। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो गोलक परमाणुओं के क्रिस्टल्स की बात करें, जिसमें हम सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम है एंड दे हैव सेम रेडियाई। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या हो गई Z। जो मेटल है उसका मोलर द्रव्यमान हमने मान लिया कैपिटल M। एक मोल पर्टिकुलर जो एक मोल है, एक मोल वही उसका परमाणु भार होता है। जो एक मोल का द्रव्यमान होगा वही उसका परमाणु भार होगा। और एक मोल पदार्थ में, एक मोल परमाणु में हमेशा परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? Na। अवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसको, Na अवोगाद्रो नंबर्स हो गया। तो एक परमाणु का ये तो हो गया 6.022 10⁻23 एटम्स के लिए ये संख्या है, और उसका जो मास होगा वही कहलाता है मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हैं परमाणु भार, उसी का परमाणु भार। अब तो एक परमाणु का द्रव्यमान, तो अगर हमारे पास टोटल मास हो और उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। मतलब ये है एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हैं यहाँ पर आप, और ये है अवोगाद्रो नंबर। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। घनीय संरचना के लिए आयतन, वैसे आयतन क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही कहलाता है आयतन। यहाँ चूंकि तीनों भुजाएं घन में सेम होती हैं तो हो जाएगा A इंटू A मतलब हो जाएगा A³। तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। और कौन सा यूनिट शेल है? क्यूबिक। क्यूबिक, वो चाहे सिंपल क्यूबिक हो, चाहे BCC, चाहे FCC हो, तो उसके लिए वॉल्यूम हो जाएगा A³। अब डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं रो से, जिसे हम रो भी कहते हैं, रो, RHO, रो, या D से भी डिनोट कर सकते हैं आप। ठीक है, चाहे रो से डिनोट करो इसको और चाहे D से, दोनों ठीक है। तो रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na, Na नीचे आ गया, और अपॉन A³। तो ZM अपॉन Na इंटू A³, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल। किसी भी एकक सेल के घनत्व के निर्धारण के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें सवाल अलग तरीके से बनता है, कभी Z की वैल्यू पूछेगा, M की वैल्यू भी पूछ सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, एवं जो एज ऑफ लेंथ होती है, जो लेंथ ऑफ एज है वो भी कैलकुलेट करने को पूछता है, अवोगाद्रो नंबर भी कैलकुलेट करने को पूछता है। तो ये पूछा जाता है। इसमें जो डेंसिटी का यूनिट हम लेते हैं वो जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। किस में लेते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की A किसमें दिया हुआ है। अब मान लो A पिकोमीटर में दिया हुआ है, A जो है वो पिकोमीटर में गिवन है। तो पिकोमीटर मतलब 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे पावर -12 मीटर, और ये बराबर हो जाता है 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर। तो अगर पिकोमीटर में लिखा हुआ है, पिकोमीटर में डेटा अगर A का दिया हुआ है तो उसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 पिकोमीटर हम यहाँ लिख देते हैं, एक पिकोमीटर इक्वल टू 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर। तो अगर आप क्यूब करोगे, A का क्यूब करोगे तो 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बेस्ड हैं डेंसिटी पर, है ना, वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि तत्व FCC संरचना में 200 पिकोमीटर कोर के साथ क्रिस्टलीकृत होता है और यदि इस तत्व के 300 ग्राम में
36 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं तो उसके घनत्व की गणना कीजिए। मतलब एक कोई एलिमेंट है एटॉमिक, अब जाहिर सी बात मेटल को ही कंसीडर कर सकते हैं आप, तो कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो क्रिस्टल फॉर्म है, सॉलिड में क्रिस्टल जो फॉर्म है वो FCC एक्वायर करता है। मतलब ये FCC एक्वायर करता है, FCC एक्वायर करता है और उस जो FCC क्रिस्टल यूनिट शेल है उसमें जो कोर की लंबाई है वो है 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर, पिकोमीटर ध्यान रखिएगा, पिकोमीटर। और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि उस तत्व का हमने 300 ग्राम लिया हुआ है। अब आप देखिए 300 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उस एलिमेंट के वो 36 × 10⁻23 है। मतलब ये एवोगैड्रो संख्या तो नहीं दी हुई है, और अगर एवोगैड्रो संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये मोलर मास भी नहीं होगा। अगर ये एवोगैड्रो संख्या नहीं है, क्योंकि एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ एटम एक मोल मास में, तो यहाँ तो 36 × 10⁻23 दिया हुआ है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसके बेस पर ये मोलर मास नहीं है। ठीक, तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तब निकलेगा। अच्छा, इन डेटा के आधार पे हमें क्या निकालना है, डेंसिटी। तो सबसे पहले सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप इसको जो दिए गए हैं डेटा उनको लिख लीजिए। अब देखिए FCC के लिए अगर हम कहें, FCC के लिए यहाँ पर तो बेसिक वैल्यू Z बराबर क्या आएगी 4, FCC कहो चाहे CCP कहो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, Z = 4 आएगी। इसकी H की लेंथ जो है वो 200 पिकोमीटर है। हमने आपसे कहा था कि ये पिकोमीटर दिया हो तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 200 पिकोमीटर मतलब 200 × 10⁻10 ये हो गया सेंटीमीटर, और इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दो तो हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। जैसे 10⁻2 हो गया, 10⁻−10 तो घट जाएगा तो 10⁻−8 हो गया सेंटीमीटर, ये है A। और A³ भी लिख सकते हो आप, तो 2 × 10⁻−8 मल्टीप्लाइड बाई दैट मीन्स पावर 3, तो पावर 3 हो गया तो 2 का 3 हो जाएगा तो 8, और ये -8 है, पावर में आएगा तो -8 मतलब 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब हमें निकालना है डेंसिटी, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला याद रखिएगा, ρ = Zm/Na × A³, ρ = Zm/Na × A³। हमें Z की वैल्यू मिल गई है, A³ की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, Na की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, एवोगैड्रो नंबर्स। हम मास निकालना चाहते हैं, मोलर मास, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं जिसको हम एवोगैड्रो संख्या से हम भाग दे देंगे। अब वो कैसे निकलेगा, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है 300 ग्राम, मतलब हम ये कह सकते हैं 36 × 10⁻23 मतलब 36 × 10⁻23 इतने परमाणुओं का द्रव्यमान ये कितना है 300 ग्राम। 300 ग्राम तो एक परमाणु का द्रव्यमान, केवल एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो आएगा वो 300 डिवाइडेड बाई 36 × 10⁻23। क्लियर, ये ग्राम है किसका, ये एक जो एलिमेंट दिया है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 300/36 × 10⁻23 ये हो गया इतना। तो अगर हमें मोलर मास निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 6.022 10⁻23 यहाँ पर आप यही वैल्यू ले लो तब भी चल जाएगा, 6.02 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23 और यहाँ 36 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, दैट वैल्यू जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 50.166 ग्राम, ये कट जाएगा है ना, और ये दोनों जीरो दशमलव को हटा देंगे, इसको काट दोगे तो आ जाएगा 12, सॉल्व करोगे तो आएगा 50.0166। तो इसको हम राउंड फिगर में लिख देते हैं 50.17 ग्राम। क्लियर, अब छोटा सा हिस्सा और बाकी है और देख लो, क्योंकि हमें मिल गया है मास, मोलर मास फॉर
दीज नंबर ऑफ एटम्स, मतलब दिस इज द एवोगैड्रो नंबर, उसके बेस पर तो हमें रो कैलकुलेट करना है, डेंसिटी निकालनी है। तो रो इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब को हम कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू मास 50.17 डिवाइडेड बाई 6.02 10 to the power 23 and again multiplied 8 into 10 to the power minus 24. Solve this value and find the answer, and the answer will be 41.6 gram per centimeter cube. This is the answer for this question. क्लियर है? ठीक है इतना? अब इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखो, एक धातु परमाणु जिसका द्रव्यमान, एक मेटल है जिसका जो मोलर मास है वो 50 दिया हुआ है, बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है यदि धातु का घनत्व 5.96, धातु का घनत्व 5.96 ग्राम पर सीसी है, तो इसकी एकक सेल का आयतन बताना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जो दिया है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। अब देखो मास दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो मास दिया हुआ है, मतलब कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है कितनी? 50, मोलर मास है ना 50। बीसीसी स्ट्रक्चर है ना, बीसीसी के लिए Z बराबर क्या होता है 2, डेंसिटी भी दी गई है, रो दिया हुआ है 5.96 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर कहो या सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना ये, तो 3 बार मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पता क्या करना है हमें? वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, मतलब फॉर्मूले की रेस्पेक्ट में देखें तो हमें ए क्यूब पता करना है, इसको हम लिख देते हैं वी, वॉल्यूम। ठीक, यूनिट चेंज नहीं करना, ग्राम पर सीसी लिखा हुआ है, ये मास जो है ग्राम में ऑलरेडी मेंशन्ड होगा, जो आंसर आएगा वो सीसी में आएगा, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो बस अप्लाई द फॉर्मूला। ये है रो इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, एट द प्लेस ऑफ ए क्यूब हमने क्या इसको सब्स्टिट्यूट किया है? v, हमें यही कैलकुलेट करना था v, तो अब इसी के बेस पर हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जेड एम अपॉन एन ए इंटू रो, बाई पुटिंग द वैल्यूज़, तो ये 2 हो गया, ये 50 हो गया, मास 50 हो गया, एन ए की वैल्यू 6.02 10 to the power 23, आप 22 भी लिख सकते हो, 6.022 या 23 भी कर सकते हो, हमने केवल जो डेसिमल के 2 प्लेस को लिया है, तो 6.02 10 to the power 23 और अगेन मल्टीप्लाइड डेंसिटी 5.96 ग्राम पर सीसी, तो कन्वर्ट कुछ नहीं करना है। अब देखो ये हो गया 100, वैल्यू क्या थी? Z की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 50, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 to the power 23, और ये रो था, डेंसिटी 5.96 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब ये देखो 10 पे पावर -2 है और 10 पे पावर -2 है, तो हो जाएगा -4, और ये 23 से घट जाएगा तो हो जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 19, इस 19 को ऊपर भेज दो। ठीक है, इस 19 को ऊपर भेज दो, और ये 602 596 सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी इतनी, डेसिमल प्लेस काउंट करना पड़ेगा, तो आएगा -24, 27.85 10 to the power -24 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द आंसर। ये क्या है? ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ जो मेटल दिया गया था उसी का। क्लियर? अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम और लिख रखे हैं यहाँ हमने। ठीक है, इनको आप वीडियो पॉज करके आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर और सीरियसली सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस की कैटेगरी थोड़ी अलग अलग है, और इसमें कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, यूपी बोर्ड 2014 में आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बहुत है, हम एक बार बोल देते हैं। चांदी का जो क्रिस्टल है वो FCC जालक में है, इसके कोर की लंबाई 4.07 10 to the power -8 सेंटीमीटर है, जो घनत्व है वो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो चांदी का परमाणुवीय द्रव्यमान मतलब M कैलकुलेट करना है यहाँ पर, सारी वैल्यू है। हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको
क्यूब वाला जहाँ करना पड़ रहा होगा वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हम कोई शॉर्टकट भी बता देते हैं, लेकिन पहले आप इसे सॉल्व करिए तब हम बताएंगे आपको। तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के एकक सेल के कोर की लंबाई 405 पिकोमीटर है, इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सीसी है, तो एक घनी एकक सेल की प्रकृति कैसी होगी। मतलब यहाँ नेचर पता करना है। नेचर कैसे पता होगा, अब देखो एल्युमिनियम 405 पिकोमीटर, मतलब ये लंबाई दी हुई है ए, तो ए क्यूब निकल के आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब इसे डेंसिटी दी हुई है। एल्युमिनियम का जो मोलर मास होता है, एल्युमिनियम का जो मोलर मास होता है, या इसको हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, एल्युमिनियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 27। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 13, परमाणु भार 27। ठीक है, 27, तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा यहाँ a क्यूब, ये हो जाएगा रो, Na की वैल्यू मालूम है, क्या कैलकुलेट करेंगे z, और जब z आ जाएगा तो नेचर निकाल लेंगे। ठीक, बताइएगा आप, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सॉल्व करके। चांदी CCP जालक बनाता है, इसके एक्स-रे जांच में ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई जो है वो 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना करिए, डेंसिटी निकालनी है, डी कहिए चाहे रो निकालिए, सब वैल्यू मेंशन्ड है। ठीक, यहाँ पर भी चांदी की बात है ना, तो यहाँ पर जो चांदी का मोलर मास होगा, मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं पर मोल के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा 108। ठीक है, जो वैल्यू रखेंगे आप 108 रखेंगे। तो ये सिल्वर के लिए m की वैल्यू, ये एल्युमिनियम के लिए m की वैल्यू है, और ये सिल्वर के लिए Ag के लिए m की वैल्यू 108 होती है। ठीक, अब एक तत्व की BCC संरचना है, इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर, इस घनत्व इतना, तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोलर मास निकालिएगा, एक मोलर मास में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो अगर जो वैल्यू आएगी उसी के बराबर आएगी तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर उससे कुछ वेरी आएगा तो आप जो यूनिटरी मेथड होता है उससे निकाल लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व जरूर करेंगे इसे। अगला है, एल्युमिनियम CCP संरचना में है, इसका धात्विक अर्धव्यास 125, धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, क्या, पहला है एकक सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, ये अर्धव्यास दिया हुआ है 125, अब अर्धव्यास दिया हुआ है और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगला है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितने एकक सेल होंगे। ठीक, क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं, आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसको थोड़ा तेज़ी किया करिए, जो न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं इसको सॉल्व करके फटाफट देने की कोशिश करिए। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पेशेंस बनाए रखें और कंसंट्रेट होकर के वीडियो भी देखा करें, और वीडियो पूरा फुल देखा करें, तभी आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक, अगर आप केवल पॉज करके या जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वीडियो बनाने कोई पर्पस भी नहीं निकल के आएगा। इसलिए बेहतर है कंसंट्रेट होकर के पूरा फुल वीडियो देखिए, और एक दो बार थोड़ा जो सेंटेंसेस रिपीट हम करते हैं उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, और उसमें भी प्रॉब्लम होती तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम और भी इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।